यमन, मध्य पूर्व का एक ऐसा देश जो बीते कई सालों से युद्ध की मार झेल रहा है। यहां चल रहे गृह युद्ध में कई लोग मारे गए तो कई विस्थापित हुए। इससे दुनिया के सामने खड़ा हो गया है इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय संकट। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वो यमन में शांति बहाल करना चाहते हैं। ये कितना मुमकिन है और क्या भारत की भी इसमें कोई भूमिका है? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। यमन में जारी जंग ने काफी तबाही मचाई है। मध्य पूर्व के इस सबसे गरीब देश में इस जंग में लगभग 1 लाख लोगों की जान ले ली है, हजारों को विस्थापित कर दिया है और गरीबी और भूखमरी के हालात में ला खड़ा किया है। 6 साल पहले हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार को हटा दिया। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है तो वहीं सऊदी अरब को अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिला हुआ है। एक तरह से यहां पर सऊदी अरब और ईरान के बीच एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस जंग ने अब तक का सबसे बुरा मानवीय संकट पैदा कर दिया है और दुनिया ने भी इस लड़ाई को रोकने के लिए कुछ भी खास नहीं किया। पर अब नए अमेरिकी प्रशासन ने 6 साल से चली आ रही इस लड़ाई को खत्म करने की मंशा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने विदेश नीति पर अपने पहले भाषण में ऐलान किया कि अमेरिका यमन की जंग में हो रही आक्रामक कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। We're also stepping up our diplomacy to end the war in Yemen, a war which has created a humanitarian and strategic catastrophe. I've asked my Middle East team to ensure our support for the United Nations-led initiative to impose a ceasefire, open humanitarian challenge, and restore long-dormant peace talks. अब अमेरिका हूती विद्रोहियों को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहा है ताकि मानवाधिकार संगठन आसानी से यमन में जरूरी सामान पहुंचा सके। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की पहल का स्वागत करते हुए यमन के लिए नियुक्त अपने दूत को शांति वार्ता में तेजी लाने के लिए ईरान भेजा है। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। हाल ही में यमन की नई सरकार के प्रतिनिधि जब वतन लौटे तो उन्होंने खतरनाक मिसाइल हमला किया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता ओला ग्वेरिन ने अदन हवाई अड्डे के उस दक्षिणी हिस्से से रिपोर्ट भेजी है जहां इस हमले से हुई तबाही के निशान अब भी मौजूद हैं। इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पहाड़ों की गोद में बसे शहर अदन में आज चारों ओर जंग के निशान हैं। ये यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की सत्ता का केंद्र है जो सऊदी समर्थन से वजूद में आई है। पर रियाद में निर्वासन बताकर मंत्री जब लौटे तो उनका स्वागत कुछ इस तरह हुआ। 3 में से पहली मिसाइल यहां गिरी। डर से चीख रही ये महिला स्थानीय पत्रकार आलिया फुआद हैं। पहला धमाका वहां हुआ था, उस जगह पर। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने अपने कान पर फोन लगा लिया और उस तरफ भागने लगी। मैं गोलियों और धमाकों की आवाज से बुरी तरह डर गई थी। मुझे आग दिखी, कई लोग, बच्चे, औरतें भाग रहे थे। कुछ जख्मी थे, कुछ मारे गए। एक पल के लिए मुझे अपने परिवार की चिंता हुई। यमन के विदेश मंत्री अहमद बिन मुबारक और नई एकता सरकार के कई मंत्रियों ने इस मंजर को हवाई जहाज से देखा। मैं काफी उम्मीदों से भरा था कि बतौर विदेश मंत्री अपने मुल्क लौटकर एक नई शुरुआत करूंगा। मेरे एजेंडे पर सबसे ऊपर थी शांति प्रक्रिया के लिए तैयारी करना और तमाम चुनौतियों से निपटना। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसे हमले का सामना करना पड़ेगा। पर सिर्फ 8 सेकंड में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें राहत कर्मी और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी थे। सरकार हमले के लिए ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों को जिम्मेदार मानती है, जिनका यमन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा है। पर हूथी इससे इनकार करते हैं। इस टीवी चैनल ने खबर को मौके पर मौजूद रिपोर्टर के जरिए ब्रेक किया।
أتمنى أديب أن تنتبه لسلامتك. أنا بسمع صوت رصاص السجال، ربما بعيدة شوي بعيدة عن مهمة الحكومة، لكن الحكومة لم تنزل بعد من أديب هل تسمعني؟ अदीब। 5 बच्चों के पिता अदीब अल जिनानी मारे गए। ये यमन के लिए एक और काला दिन था। अदीब की मां फातोम बताती हैं कि उन्होंने उन्हें वहां जाने से रोका था। She was having so many plans, so many. और अदन के एक दूसरे घर में मातम पसरा है। Even, she used to have one lovely smile. यास्मिन अल अवाधी भी इस हमले में मारी गईं। वो यमन के लोक निर्माण विभाग की उप मंत्री थीं। क्या आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं? Yeah, I have it's not only our family. मैं कहना चाहूँगा कि बस इसे रोक दो, क्योंकि सिर्फ मेरे ही परिवार में किसी की मौत नहीं हुई है, बल्कि आसपास के परिवारों ने भी किसी ना किसी को खोया है, और जिसने भी ये हमला किया है उसने भी किसी अपने को खोया होगा। बस अब ये यहीं खत्म करो। Also that he have lost someone on his family. So I'm just saying, just let's stop. पर क्या ये लड़ाई रुक सकती है? यमन में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और इसके पीछे है मध्य पूर्व की क्षेत्रीय दुश्मनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शांति बहाली की कोशिशों में जुटे हैं, पर उन्हें इसके लिए शायद लंबा इंतजार करना होगा। पर यमन की जंग में अब किस तरह के बदलाव आ सकते हैं और शांति वार्ता का रोड मैप कैसा होगा, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं यमन की राजधानी सना में मौजूद सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के उसामा अल रोहानी। पहले यमन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सोच बंटी हुई थी और यमन के संकट को कैसे सुलझाया जाए इस सवाल पर भी मतभेद थे। मेरे ख्याल से ये एक अहम पल है जब यमन संकट के हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ आया है। सबसे पहले स्थानीय और क्षेत्रीय ताकतों को अपनी दुश्मनी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार ये हो जाए तो हम लड़ाई के दूसरे पहलू पर ध्यान दे सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी ये है कि यमन के लोगों की जान बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ये सब क्या करते हैं। इस जंग की मार यमन के लोगों पर पड़ रही है और उन्हें इस बातचीत में प्राथमिकता देनी चाहिए। यमन और भारत के रिश्ते भी काफी पुराने हैं। ब्रिटेन से यमन की आजादी का समर्थन करने वाले देशों में भारत प्रमुख था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और कारोबारी संबंध भी पुराने हैं और वहां करीब 2 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। लेकिन साल 2015 में हालात बिगड़ने के बाद भारत ने बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को वहां से निकाल लिया।